हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन सेट 5 देखेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, 18 व्यक्तियों का औसत वजन अपन को 2.5 किग्रा बढ़ जाता है। जब इनमें से 72 किग्रा वाला वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का अपन को वजन बताना है। मुझे ऐसे बता दो, अगर 72 केजी मैं एवरेज मानता उसका, ठीक है, 72 केजी इसका एवरेज मानता मैं स्टार्ट में। अगर उसमें से 72 केजी वाला ही वजन वाला व्यक्ति जा रहा है तो कोई एवरेज में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस वाला आ जाता 72 केजी वाला और 72 केजी वाला चला जाता तो कोई एवरेज में फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ये से बोला कि इतना केजी बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि इस 72 केजी वाला गया तो इससे कुछ ज्यादा वजन का क्या आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है। सपोज कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे से बता दो, 2.5 केजी वजन में कितने वृद्धि की हुई? वजन में वर्दी, कुल वर्दी बताओ कितनी हुई? वजन में कुल वर्दी कितनी हुई? देखो, एक पर इतने की वर्दी हो रही तो 18 पर कितने की वर्दी हो जाएगी? 18 इंटू 2.5 की। तो 18 इंटू 2.5 कितना होता है अपने पास? 45 की। जा कितना हो गया? 45 की ग्रा की। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसने उस जो जितना व्यक्ति गया है उससे 45 की ग्रा ज्यादा व्यक्ति आया होगा। तो मैं 72 प्लस 45 में जोड़ूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास? 117 केजी। तो जो नया व्यक्ति आ रहा है कितना आ रहा है? 117 केजी का। क्योंकि देखो, इसमें अगर 72 रहता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 45, और ये 45 में अगर 18 में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 ही आ जाएगा। तो ये इतना केजी, तो इसको अपन उल्टा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक टेक्नोमेट्री का सवाल है कि इसमें अपन को वैल्यू पुट करना है कि साइन 60 कोस 30 प्लस टेन 45 कोस 60 और साइन 30, ठीक है। इजी वैल्यू है। तो मैं यहां से रखता हूँ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? √3/2। मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो, कोस 30 भी कितना होता है? √3/2 प्लस टेन 45 1 होता है। कोस 60 कितना होता है अपने पास? 1/2। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। देखो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास? 4। और ये कितना बचेगा अपने पास? 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 4/4 हो जाएगा मेरे पास। 4/4 कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में से एक त्रिभुज का परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर है। वाई एंगल अपन को 50 डिग्री दे रखा है, जेड बराबर 70 डिग्री दे रखा है। तो वाई सी जेड का मान बताओ। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ ट्रायंगल बनाता हूँ आपके लिए, एक्स वाई जेड। कौन सा ट्रायंगल है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि ये वाई एंगल अपने पास कितना डिग्री दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। और ये जेड कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। तो मुझे ऐसे बता दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 7 और 5 12। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास? 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया अपने पास? 180 डिग्री हो गया। अब बोलेंगे वाई सी जेड, यहाँ पर सी परिकेंद्र होगा, कोई परिकेंद्र होगा। तो वाई सी जेड ये एंगल बताना आप लोगों को। तो ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। क्या प्रॉपर्टीज? कि ये ट्रायंगल दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी। तो ये सी सरकम सेंटर है। जब ये सी सरकम सेंटर का काम करता है और अपन को इससे मिलाते हैं कि ये इसका सरकम सेंटर है, तो ये एंगल होगा ना जो ये सी, ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए होगा। जो एंगल सी होगा वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ सी होगा, ठीक है। तो ये इसका दुगना हो जाएगा ना। मैंने बोला कि ये इसका दुगना होता है इस एंगल का। जैसे एक थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास? 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जो वाई सी जेड का मान है अपने पास कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 500 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीच का अंतर जो अपन को दे रखा है 1.25 दे रखा है, वार्षिक ब्याज की दर बताना है। फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है? डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर टी। जो टी क्या होता है? 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो, ये क्या होता है? सीआई और एसआई का डिफरेंस ही होता है डी। तो 1.25 दे रखा है, यहां से लिख दिया मैंने 1.25। प्रिंसिपल अपन को दे रखा 500। और रेट, रेट मतलब R/100 और R/100 लिख दिया। तो मैं R स्क्वायर लिख दिया, बटा 100 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे से बता दो कि यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। देखो, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ना, ये सुनो। तो मुझे ऐसे बता दो, अगर 100 से 100 कट जाएगा तो 100 से 100 ये कट जाएगा। और 5 से कितना हो जाएगा? यहाँ से 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 25। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √25। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से? रेट 5% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, इसमें इसको गुणा नहीं करना। अब मुझे इसे बता दो, यहाँ पर देखो मुझे क्यूब दिख रहा है और यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है। तो मुझे देखो ये 4.2 है ना, ये चीज देखो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ये फॉर्मूला होता है तो मेरे पास क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, इसको तो क्या लिख देता हूँ मैं? 4.2 को तो ए क्यूब लिखता हूँ, ठीक है, ए क्यूब लिखता हूँ। अब देखो, ये किसका क्यूब दिख रहा है? मतलब ये आप 0.2 का क्यूब करोगे तो आपके पास यही आएगा। मतलब इसको मैं 0.2 को क्या लिखूंगा? बी क्यूब, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि ये 4.2 को मैंने ए माना है और 0.2 को मैंने क्या माना है? बी माना है।
अब देखो अगर आप 4.2 मल्टीप्लाई करोगे 0.2 तो आपके पास ये आएगा, मतलब ए बी। अपन को ए बी दे रखा है और ये दे रखा है बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, डिवाइड बाई करूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए माइनस बी आएगा टोटली। तो ए क्या माना था मैंने 4.2 और बी क्या माना था मैंने 0.2। तो अगर इसमें 4.2 में से 0.2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा मेरे पास, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक पाइप एक टंकी को 11 घंटे में भर सकती है। तली में एक रिसाव होने के कारण टंकी को 13 घंटे में भरती है। जब टंकी भर जाती है तो रिसाव टंकी में कितने समय में खाली कर दिया जाएगा, ऐसे बता रहा है। तो मतलब एक टंकी तो है वो 11 घंटे में भरती है, लेकिन रिसाव के कारण जो ये ए टंकी है, मान लो कि बी रिसाव वाला टंकी है, मतलब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो इसके कारण ये कितने घंटे में भरता है, 13 घंटे में भरता है। तो ए तो अगर रिसाव नहीं होता तो वो 11 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए 13 घंटे में कब भरता है, जब बी रिसाव वाला भी वहां पर क्या हो सकता है, रिसाव होने के कारण 13 घंटे में भरता है। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 143। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 टाइम चला जाएगा, ये कितना टाइम चला जाएगा, 11 टाइम चला जाएगा। अब देखो मुझे ए की एफिशिएंसी पता लग गई, कितना, 13। तो देखो यहाँ पर 11 लाना है, मतलब बी कितना खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है, तो 2 खाली करेगा तभी तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, तो देखो बी की एफिशिएंसी बताएगा बी कितने देर में खाली कर देगा, तो 143 टोटल वर्क है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो मतलब इतने घंटे में क्या कर देगा बी, पूरी टंकी को खाली कर देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य पर 40 रुपए कम कर देता है और उसके 25% की हानि होती है, तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताओ। देखो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका देखो रेशियो से। देखो यहां से बोल रहा हूँ सीपी और एसपी का रेशियो, मतलब लाभ होता है 25%, मतलब कितना होता है, 1/4। अगर वस्तु 4 की रही होगी तो बेचा कितना होगा, 5 का। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर 40 रुपए कम कर देता है तो कितने रुपए की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो 25% की वापस कितना होता है, 1/4। अगर 4 की वस्तु 3 में बेच रहा है, मतलब देखो पहले सेलिंग प्राइस इतना था, अगर हानि कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 2 का। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 40। मतलब 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 20। मुझे क्या पूछा, प्रारंभिक सेलिंग प्राइस। प्रारंभिक सेलिंग मतलब 5 की वैल्यू, तो 5 इंटू 20 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो जो मेरे पास रहेगा क्या, प्रारंभिक सेलिंग प्राइस, वो कितना रहेगा मेरे पास, डी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब दूसरा कैसे सोच सकते हो मुझे इसे बताओ। मैं ये बोलूं जो ये 25% का लाभ हो रहा है, एक बार 25% की हानि हो रही है, इसके कारण ही तो ये डिफरेंस आ रहा है ना। ये जब एक बार तो 25% के लाभ पर बेच रहा है, एक बार 25% की हानि पर बेच रहा है, इस कारण ही विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, ये 40 रुपए का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी दो इस चीज का डिफरेंस आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। एक बार तो 25% का लाभ माइनस 25% की हानि, इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू है ना, वो कितना दे रखी है मेरे पास, 40 रुपए दे रखी है। देखो यहाँ से 25 और प्लस की 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से 50%। 50% की वैल्यू में निकाली 40, तो 100%। 100% निकालूंगा मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 100% निकालूंगा मतलब मेरे पास सीपी निकलेगा पहले, तो इसका 100% मतलब मेरे पास 80 आ गया। अब देखो प्रारंभिक जो प्रतिशत लाभ दे रखा है, मतलब ये बताना है 25% मतलब 1/4। 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, ठीक है, 4 की वस्तु किस में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। मुझे ये दे रखा है वैल्यू, पोस्ट प्राइस की वैल्यू 4 की गुणा कितनी दे रखी है, यहाँ से 20 गुना। तो जो सेलिंग प्राइस होगा प्राइस वो भी कितना रहेगा, 20 गुना। ठीक है, दोनों में से जो जिसके मेथड में जो एग्जाम में क्लिक करे उसी मेथड से, क्योंकि दोनों ही सेम टाइम देने वाले हैं। ठीक है, बाकी रेशियो और भी जल्दी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक गोले का घन एक गोले और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो मैक्स जो टाइप के होते हैं, वो भी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर कवर कराने की ट्राई कर रहा हूँ, एंड जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो भी ट्राई। ये ऐसे नहीं करा रहा कि मैं कुछ भी हो इजी वाले क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, आपके लिए आप जो भी देखेगा रेगुलर तरीके से उनको जरूर फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखो मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गोला, यहाँ पर लिख देता हूँ गोला, और यहाँ लिख देता हूँ घन। क्योंकि इनके जो एरिया है ना वो बराबर है, तो गोले का एरिया कितना होता है, 4πr² और इसका घन का एरिया कितना होता है, 6a²। ठीक है, देखो जब तक कर्व नहीं दिया हो ना तब तक आपको टोटल एरिया लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बता दो, यहाँ पर बराबर है तो अपन को r² की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब r² की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से, देखो पहले 2 से काट देता हूँ, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो यहाँ से कितना हो गया, 3/a²/2a 2 पाई। अब r की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो यहाँ से, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर रूट में करोगे तो 3a² 2 पाई। देखो a 12 आ जाएगा तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी निकालोगे, 2
√3 2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगी आर की वैल्यू, ये हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो मैं आर स्क्वायर इंटू आर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आर क्यूब की वैल्यू का तो क्यूब रूट में जाता। अब मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है। अब इसका रेशियो बताना है घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब। अब वैल्यू पुट करना है, देखो 4/3 पाई जो आर क्यू जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 3a² डिवाइड बाई 2 पाई, और मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी है 2, और ये कितना ए है अपने पास, कितना है ए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, और यहाँ कितना हो गया 3/2 √पाई, और इधर रेशियो में क्या चल रहा है a³। तो देखो जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ 2 से कितना हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर और ए, यहाँ से कितना हो गया a³ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, देखो यहाँ से 2 बचा, और मल्टीप्लाई 3√2 पाई, और यहाँ पर बचा 1। अब देखो आप या तो देखो इसको ऐसे लिख दो कि √3/√2 एंड √पाई, सबको अलग अलग में लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो ये इस रूट से मैं अगर ये रूट काटता हूँ तो √2 टाइम चला जाएगा, और ये पाई उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास √2 इंटू √3 √6, और ये √पाई उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया √पाई। तो जो इसका जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा √6 रेशियो √पाई। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, बाकी था इजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं को एक दूसरे के प्रकार में 2 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मिश्रण में प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूं का मूल्य बताना है। मुझे से बता दो, पहले जो ग्राम दे रखा है उसका 18 केजी है, क्योंकि इसको एलिगेशन से कर लेंगे। दूसरे वाले का मुझे पता नहीं, क्योंकि इसका किलोग्राम दे रखा है, कितने किलोग्राम मिलाएगा, लेकिन उसका रुपए नहीं दे रखा, तो मैं बोलूँ कि इतने इतने रुपए मिलाएगा। ओवरऑल मिक्सर का रुपए दे रखा कितना 20 रुपए, तो यहाँ से जो रेशियो निकालेंगे प्रति किलोग्राम, मतलब ये जो प्रति में लिखा होता है उसका रेशियो आएगा, मतलब किलोग्राम का रेशियो आएगा। तो पहले का किलोग्राम कितना दे रखा 5, और दूसरे का किलोग्राम कितना दे रखा 2, इसका रेशियो आएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5। अब थोड़ा बहुत एलिगेशन आता है तो मुझे जो बता दो, अगर ये इधर की वैल्यू छोटी है इससे, तो इधर की वैल्यू क्या होगी इससे बड़ी होगी, तो 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा अपन को, अक्स की वैल्यू निकालने के लिए 20 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 25 रुपए में उसको मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो एक पाइपलाइन सिस्टम का सवाल है कि ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। मैं बोलता हूँ ए है ना, वो एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। बी क्या करता है, इसको खाली करता है 6 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टंकी भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या बताना है। तो यहाँ से एलसीएम ले लो सबसे पहले। एलसीएम कितना जाएगा यहाँ से 12, तो 4 से 3 बार चला जाएगा, 4 से 3 एफिशिएंसी आ जाएगी एक ही, और ये कितना खाली कर रहा है -2। अब मुझे ये बता दो, अगर ये दोनों भर रहे हैं एक साथ, देखो 3 भर रहा है 2 खाली कर रहा है, मतलब अगर दोनों साथ भरेंगे तो 1 यूनिट ही भरेंगे। कितनी यूनिट भरेंगे 1 यूनिट, मतलब एक ही एफिशिएंसी से कार्य करेंगे। अगर ये एक ही एफिशिएंसी कार्य करते हैं तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, एक में 12 में 1 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना लग जाएंगे 12 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसमें तो पता है क्या कैसे करना होता है, जब भी एबीसी का एरिया दे रखा है और ये ट्रेंगल ऑफ ईडीएफ का एरिया दे रखा है, तो अपन जब एरिया दे रखा होता है ना तब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कि ए का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब बराबर में देखो, अब मुझे क्या पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, डीएफ की वैल्यू पूछा है, तो डीएफ कहाँ मिला मुझे, यहाँ पर मिल रहा है, तो मुझे किसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, बीसी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बीसी कितना है 8 है, इसके बराबर बीसी। ठीक है, और यहाँ पर जो डीएफ मैंने को निकालना है। ठीक है, अब मुझे इसे बता दो, देखो यहाँ पर ये ट्रेंगल था एबीसी का एरिया, तो आप यहाँ पर एबीसी की बुझाई लिखना, ठीक है, ना कि आप ईडीएफ की बुझा लिख देना। समझ में आया ये बात। अब मुझे पता इसको सोल्व करूंगा तो डीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आया ये बात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो समुच्चय की माध्यिका बताना है। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 3.2 दिख रहा है आपको, इसके बाद में क्या दिख रहा है 4.1, 4.2 के बाद कितना दिख रहा है 5.2, और 5.2 के बाद कितना जाएगा 6.2। देखो कितने टर्म है, 4 टर्म है। 4 टर्म में तो देखो माध्यिका वैसे भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, आएगा तो इन दोनों के बीच में। तो जैसे 4 टर्म है तो इसका 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब कितना गया, दूसरा टर्म लेना है आपको, और कौन सा लेना है इसका नेक्स्ट वाला टर्म तीसरा, और इन दोनों का क्या लेना है आपको, एवरेज लेना है दूसरा और तीसरे का। तो यहाँ पर दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, मतलब 4.1 प्लस कर दूंगा 5.2, और इन दोनों का अगर एवरेज लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 9.3 हो जाएगा, ये डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4.65। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में।
यदि एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा तो लाभ कितना होगा? अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना कि सीपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये बराबर किसका होता है? एमपी 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालता हूं, अगर डिस्काउंट देता है 20 का, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा? 80 मार्क प्राइस। देखो 20% का लाभ होता है तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120। अब बोला यदि कुर्सी पर 30% की छूट देता है तो छूट किस पर देते हैं? अपन मार्क प्राइस पर देते हैं। अगर मार्क प्राइस पर छूट देंगे तो अपने पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इस पर 30% की छूट दूंगा, अगर इस पर 30% की छूट दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगी। ठीक है, यहां से आप निकाल देंगे 120, और इसका 12 चौबीस 36, और 36 माइनस करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो 80 की वस्तु 84 में बेच रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 4 पर और 80 पर। परसेंटेज के लिए 100, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 और 2 से कितना हो जाएगा? 5%। मतलब इसने कितने रुपए का लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। दूसरा कैसे सोच सकते हो? यहाँ पर देखो, मैं से बोलूंगा देखो सीपी है और एएसपी है। अगर देखो आप सीपी को कितना मान लो? 100 मान लो। अब 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 20% का लाभ हो रहा है मतलब आप 120 मान लो। ठीक है, अब बोलो 20% की छूट दी जाती है तो 20% की छूट किस पर दे देगी? मुझे इसे बता दो, 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब मार्क प्राइस 5 है, और अगर उसमें एक की छूट दी जाती है मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? अपने पास 4 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन क्वेश्चन में? 120। 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, मार्क प्राइस 4 थी 12, 5 थी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? मार्क प्राइस 150 आ जाएगा ना? 150। अब बताओ, अब अगर इस पर मार्क प्राइस पर 30% की छूट दोगे, अब इस पर 30% की छूट दोगे तो कितना आएगा यहाँ से? तो यहाँ से 70 की भेजोगे, 70 के सामान बेचोगे ना मार्क प्राइस पर, तो 15 संते कितना होता है? 105। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट पता चल रहा है 5%। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, जिसको नहीं बात पता वो किससे सोच सकता है? 100 मान के भी सोल्व कर सकता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये नहीं है कि भाई मैंने सोल्व करा रहा हूँ तो एक मेथड बता दिया आगे चला गया। अगर मेरे पास मेथड अवेलेबल है कि मैं दूसरा मेथड भी करा सकता हूँ, मैं वहां पर ये भी करा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो थोड़ा और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर सकूं और थोड़े बढ़िया बढ़िया और कंटेंट ला सकूं। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन 14 पर। 12, 15 और 25 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ। देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, मतलब सबसे मतलब 12, 15 और 25 से डिवाइड होगी, मतलब इसका एलसीएम होगा। अगर वो संख्या, इसका एलसीएम लोगे सबसे पहले, इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 300। मतलब इसके ही मल्टीपल में होगी वो 6 अंकों की संख्या, क्योंकि ये तो 3 अंकों की संख्या है। मतलब वो संख्या कौन सी होगी? 300 के मल्टीपल होगी। अगर के का मान 1 रखोगे तो कितना आ जाएगी? वो 300 आ जाएगा। तो अपन को ऐसे के का मान रखूंगा, अगर मैं 300 रखता हूँ, अगर मैं 300 रखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 90,000 ही आएगा ओनली फोर। लेकिन ये 90,000 आया, ये कितना? 2 2 4 5 अंकों की है, लेकिन मुझे कितने अंकों की निकालनी है? 6 अंकों की निकालनी है। तो आपको ऐसे के का मान पुट करना है, जैसे मैं 300 इंटू 324 रखता हूँ, 324 रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 लाख, 1 लाख और 200, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? अब ये अगर ये आ जाता है, ठीक है, अब ये आ गया 6 अंकों की संख्या। ये 6 अंकों की संख्या ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब ये बोला ये 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, अगर इसको 9 से डिवाइड करूं, इस संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर पूछा है तो देखो इसमें 9 से डिवाइड तो करने में लग जाना। जब भी देखो मैं इसे बोलूंगी 3, 4 और 6 और 5 है, अब इसे 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो क्या आप इसमें पूरी में संख्या के डिवाइड करोगे? नहीं। देखो जहां पर भी 9 सम बन रहा है उसको काट दो, 3 6 9 गया, 5 4 9, मतलब ये पूरी पूरी संख्या जीरो रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पर देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3 बचेगा। कि 3 में 9 का तो भाग जाता नहीं, 3 में 9 का भाग नहीं जाता ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि अपन डिजिटल सम लगा दिया कि 1 + 2 कितना होता है? 3। तो 3 में 9 का भाग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होने के लिए 9 से बड़ा होना चाहिए। अगर सम 9 से बड़ा होता तब अपन देखते हैं कितनी बार जाते हैं। 9 से छोटा है 3, तो कौन सा रिमाइंडर बच जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा, रिमाइंडर 3। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊं, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पर समझो कि 6 है, 3 है और 2 है, 7 है और 5 है। अब इसमें आप 9 का डिवाइड करो तो देखो 6 3 9 होता है, ये काट दो, 7 और 2 कितना होता है? 9। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूँ यहाँ पर 3 हो जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? आपको 12 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है यहाँ पर, ठीक है, मैं बनाता हूँ। यहाँ पर एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? अपन को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई मेरे को दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो देखो 5 12 और 13 का क्या होता है? मेरे पास ट्रिपलेट होता है।
तो मेरे पास एल निकल गई स्लांट हाइट, जिसको अपन तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल जो एरिया होता है शंकु का वो कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई को देखो इसमें ऑप्शन में देखा करो, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई रख रखा है तो मैंने पाई रख दिया। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5, ये कितना हो जाएगा एल 13, 13 प्लस 5 देखो 18, 18 पंजे 90, मतलब कितना आ जाएगा 90 पाई आ जाएगा टोटल एरिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो मैं से बोलूं, एक तो आप क्या करोगे इसमें, जैसे ये एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। अब एक तो पता है कि आप इसमें जीरो पुट कर सकते हो, जीरो से लेके 90 डिग्री, जीरो से लेके 90 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो एक तो वैल्यू पुट करके के आप क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे। बाकी इसमें बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो पुट करके आप कर लोगे। तो ये बोलूँ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ही तो होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ही तो होता है ना। अगर ये होता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो कि 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर थीटा थीटा होता है ना, ये एक्स है, इक्वल टू 5। देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5। देखो ये दो तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और दो 10 स्क्वायर एक्स में से एक 10 स्क्वायर गया तो कितना बचेगा अपने पास 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कितना बचेगा 3। तो यहाँ से देखो अपन को 10 एक्स चाहिए, तो 10 एक्स करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा √3x। अब देखो 10 एक्स में √3 किसकी वैल्यू होती है, मुझे इसे बता दो। 10 एक्स में √3 किसकी होती है, 1060 की वैल्यू होती है। तो इसको 1060 लिख सकता हूँ। देखो 10 से 10 हो जाएगा साइड में। बाकी देखो अपने से बोलते हैं 10 से 10 कट जाएगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होती है, ट्वेल्थ में होती है कि देखो ये इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, किस में हो जाएगा 10 इनवर्स में हो जाएगा, तो इसका मान 1 होता है, तो इसलिए ये हट जाता है। तो एक्स बराबर कितना होता है 60 डिग्री, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ज्ञानेंद्र और अरविंदर की जो आयु का अनुपात है 6:5 में है। यदि उनकी आयु का अनुपात जो योग दे रखा है अपन को 55 वर्ष दे रखा है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्र को मैं जी लिख दिया और अरविंद को मैंने ए लिख दिया। इनका आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपन को 6:5। अगर टोटल कितना दे रखा है यहाँ से 11, 11 की रेशियो कितनी दे रखी है 55, तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5। तो अपन को इनकी जो एज है वो पता लग जाएगी, ये भी 5 गुना हो जाएगी कितनी 30, और ये भी 5 गुना हो जाएगी कितनी 25। अब 7 वर्ष बाद पूछा तो इसमें भी 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37, इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 32, कितना हो जाएगा 32। तो यही क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक वस्तु के मूल्य में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में अनुमानित मतलब अप्रोक्स बताना है, प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। तो मुझे से बता दो, जब भी एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 लगाते हैं। देखो एक कमी हो रही है मतलब माइनस लगाओ आप, और बी प्लस वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का लगाओ, -8 इंटू 12/100। देखो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास 4, मतलब देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और 4 से ही कम होगा तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अब यहाँ से देखो 12 × 96 तो कितना होगा 0.96, मतलब 4 से हल्का से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे देखो 3.5 तो करेंगे नहीं, अपना अप्रोक्स कितना किसके बराबर आएगा, ये 3 के अप्रोक्स के बराबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। एक धनराशि 5 वर्षिक साधारण ब्याज में 3 वर्षों के लिए कुल इतनी हो जाती है। यहाँ पर 3 वर्ष नहीं है, यहाँ पर कितने वर्ष है, यहाँ से हो गया 3 से ही 1/4। ठीक है, यहाँ पर टाइम पे मिस्टेक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम दे रखा है आपको 3 से ही 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है। तो निवेश की धनराशि बताना है। मुझे से बता दो, अगर यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है आप लोगों के पास 5% दे रखी है, टाइम देखा 4×12 कितना हो गया यहाँ से 13/4, और यहाँ पर मुझे ये बता दो जो अमाउंट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं अमाउंट, तो कितना हो गया 2790, और क्या बताना हमको प्रिंसिपल बताना है। जब भी प्रिंसिपल बताना है तो मुझे सबसे पहले इफेक्टिव रेट बता दो, यहाँ से कितना हो जाएगी इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट साधारण ब्याज कितनी होती है 5 इंटू रेट इंटू टाइम ही तो होती है, रेट इंटू टाइम तो होता है, कितना हो गया 13×5 65% का टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब मैं प्रिंसिपल को खुद से मान लेता हूँ कितना है 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कैसे निकलता है, अगर प्रिंसिपल में मैं ब्याज जोड़ देता हूँ टोटल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना हो गया 400, 465/4%। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 2790, तो 2790 किसकी वैल्यू दे रखी है 465/4, और किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को राशि की, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 465 से कितना टाइम चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा, और देखो 4 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 6 × 24, तो जो प्रिंसिपल होगा अपने पास कितना होगा 24। देखो ये होता है इफेक्टिव रेट से इजी करना। अगर फिर आप अक्स मान के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप एग्जाम उसको सोल्व कर पाओ, फिर वो आपका एक क्वेश्चन की जगह आपको 3 क्वेश्चन ले डूबेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट भी आना जरूरी है, और यहाँ से अपनी इजिली सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20।
यदि स्थिर पानी में एक नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा अनुप्राय है, वह नाव धारा 190 किलोमीटर की दर में कर रहा है, तो अपने को टाइम बताना है। मतलब अनुप्राय में इतना डिस्टेंस है तो अपने को टाइम बताना है। जब भी मुझे इसे बता दो, देखो अक्ष मतलब नाव की चाल अपन को अक्ष मानते हैं तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सुनो। धारा की गति अपन वाई मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई यू मानता है, कोई भी मानता है, अपना एक्स वाई से करता है। ठीक है, अब मुझे से बता दो अनुप्राय का टाइम निकालना है, तो अनुप्राय में क्या हो जाता है, ये टाइम जुड़ जुड़ जाता है, जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा, देखो 35 प्लस 15, यहाँ से कितना हो गया, 5 5 10, 3 4 1 5, कितना हो जाएगा यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड ही तो होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा अपने पास, 190, टाइम जो स्पीड दे रखी है वो कितनी, 50। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा। अब देखो एक तो क्या करेगा, 19 में 5 का भाग देगा, मुझे पता है 5, तो मैं यहाँ पर 10 बना सकता हूँ, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो ऊपर कितना हो गया, 3 38 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 10। अब देखो एक पॉइंट बाद में पॉइंट लगा सकता हूँ, कितना हो गया 3.8। यहाँ से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो 3.8 टाइम क्या लगेंगे उसमें, घंटे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। देखो अगर आपको जो सीआई में आपको दिक्कत होती है कि अपन किस किस मेथड से करें, तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है सीआई, तो उसको मैं आपको 5 मेथड सिखा सकता हूँ कि 5 तरीके से आप सीआई को कैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर एक चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी को उनके पीछा कर रहा था। चोर पुलिसकर्मी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ। मुझे जो बताओ टोटल डिस्टेंस तो कितनी थी, 300 मीटर पर देखा होगा। अब मुझे तो बताओ, ऐसा तो है नहीं कि जैसे यहाँ पर है चोर इधर भाग रहा है पुलिस इधर भाग रहा है, तो इस तो कब पकड़ेगा नहीं। तो इसमें चोर पुलिस में क्या होता है, चोर भी इधर भाग रहा है और पुलिस भी क्या कर रहा है, इधर भाग रहा होता है। तो अगर इसमें रिलेटिव स्पीड निकाल लूं, तो देखो पुलिस की टाइम कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर चोर की कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति। तो यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर पर हावर। अब मुझे इसे बता दो, देखो 3 मिनट में बताना है ना, तो 3 मिनट में यहाँ पर, क्योंकि देखो मीटर दे रखा है यहाँ पर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ स्पीड को मीटर पर सेकंड में। तो जो रिलेटिव स्पीड है इसको मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा, 5/18 को गुणा कर दूंगा 1 से, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये सुनो, अब मुझे इसे बता दो, ये टाइम दे रखा है 3 मिनट, अगर इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 सेकंड। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। मेरे पास स्पीड इतनी है, इतनी स्पीड से भाग रहे हो, टाइम इतने में बताना कि इतने मिनट में कितने भाग दिए उन्होंने। मैं बोलूंगा 180 मिनट में इतना भाग देंगे, 180 सेकंड में। तो यहाँ से देखो 10 चला जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 मीटर की दूरी तय कर लेंगे ये 3 मिनट में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 300। अब 300 में से 50 कर दिए तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी बची, 250 मीटर ही तो बची। अगर उन्होंने भागने लगे और उन्होंने इतनी दूरी कवर कर ली तो बची कितनी डिस्टेंस, 250 मीटर की दूरी बची ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो मैं बोलूं ये ए है ना, अपनी आय का 18% भाग बचाता है। अब देखो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, एक सेविंग होता है। अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है। मैं से बोलूं मेरे पास टोटल जो ए है उसके पास इनकम 100 है। अब 100 में से वो 18% भाग बचा दिया, 100 में से 18% भाग बचा दिया, तो सेविंग कितनी बची, सेविंग कितनी बची मुझे इतना बता दो। 100 में से 18 माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो 100 में से 18 माइनस करा तो मेरे पास कितना आएगा, 82 एक्सपेंडिचर आ गया। अब क्या बोला, आय 41% बढ़ जाती है, तो इसका 41% बढ़ गई, तो आय कितनी हो गई, 141 हो गई ना। अब क्या बोला, वो धनराशि उतनी ही बचाती है, उतनी जितनी मतलब पहले बचाती थी, 18 बचाती है। तो यहां से अगर एक्सपेंडिचर निकालूंगा तो नया, अब मेरे पास कितना हो जाएगा, 123। अब बोला कि व्यय में मतलब एक्सपेंडिचर में कितनी की वृद्धि हुई, तो यहाँ से खुद देख लो कि 82 था पहले और 123 हो गया, तो कितनी की वृद्धि हो गई यहाँ से, 41 की। किस पर हुई, 82 में। परसेंटेज के लिए 100, 41 से 2 टाइम 2 से कितना हो जाएगा, 50%। मतलब टोटल कितने की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी। तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाओ, इजीली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपको x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा 8 और निकालना है क्या, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ध्यान रखना जब भी स्क्वायर के बीच में माइनस होता है तो अपन क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं पूछ रहा आपको, ये पूछ रहा है। अब मेरे पास ये तो है, मेरे को ये चाहिए x माइनस 1। अब देखो एक तो ये फॉर्मूला बता दिया, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा है और ये पूछा कि x माइनस 1/x क्या होता है, तो डायरेक्ट याद रखो इसका स्क्वायर करो और -4 कर दो। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसे बता दूं, अगर x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है और प्लस वाला पूछ ले तो कैसे करोगे,
स्क्वायर कर दो और प्लस 4 ऐड कर दो। अब याद करना की ट्रिक बताऊं, यहाँ पर देखो ये प्लस वाला दे रखा है, प्लस वाला दे रखा है ना, और माइनस वाला पूछा है, तो देखो इसका स्क्वायर करना है और माइनस, जब माइनस वाला पूछा है तो माइनस करके ये स्क्वायर करके 4 माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है, प्लस वाला पूछा है तो प्लस मैंने 4 कर दी। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है, इजीली बता दो, देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स पूछा है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा 64 और 4 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो कितनी निकल जाएगी, एक्स माइनस वन बाई एक्स 60 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका मान कितना होता है, एक तो एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है और ये क्या होता है एक्स माइनस वन बाई एक्स होता है। अब मुझे ऐसे बता दो, अगर इसका मान कितना है, मेरे पास 8 है, इसका मान कितना है 8 है, और इसका कैसे कर सकता हूँ रूट 60। देखो रूट 60 में तो दे नहीं रखा, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 15 इंटू टू, 15 × 4 = 60 होता है ना। देखो 4 को बाहर लूंगा रूट में तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 8 रूट इंटू टू और रूट में 15 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 तो 16, 16 रूट 15। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो एक एक स्टेप समझा लो जिससे आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये बेईमानी वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जाम में पता है कि या तो टाइम एंड वर्क के सवाल आते हैं, या सीआई एंड एसआई के ज्यादा सवाल आते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आते हैं, इनका जो वेटेज होता है वो ज्यादा ही होता है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन के वेटेज रखने की कोशिश करता हूँ। और ज्योमेट्री की इसलिए है क्योंकि लोग एडवांस से ज्यादा डरते हैं, तो मैंने एडवांस के क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, 20% भार कम करने पर उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ बताना। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उनको कैसे टैकल करना है, तो आप ऐसे बोलो कि देखो 1000 ग्राम की प्राइस अपन खुद से मान लेंगे। 1000 ग्राम ही क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो 1000 ग्राम की प्राइस मान लो आप 100 रुपए है। अब इस पर 15% का लाभ हो रहा है, मतलब जो एसपी होगा, लाभ होने के बाद जो बचता है वो कितना होता है, एसपी होता है 115 हो गया। देखो 20% कम भार तो जो है 20% कम भार का उपयोग करता है, तो जो रियल भार तो इतना ही है। अगर वो कोई बेईमानी नहीं करता तो उतने ग्राम की बेचेगा, लेकिन ऐसे बोला बेईमानी करता और 20% भार कम भी उपयोग करता है, तो यहाँ से 1000 का 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 800 ग्राम आ जाएगा। अब देखो मुझे इसकी तो प्राइस पता है, लेकिन इसकी प्राइस निकालना है मुझे, जो मेरे पास रियल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो कैसे निकालूंगा, मुझे से बता दो 1 ग्राम की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम की वैल्यू बता दो। सॉरी, यहाँ से पूरा आपको प्रॉपर ही बता देता हूँ जिससे वो इजिली समझ में। 1000 ग्राम की प्राइस कितनी है अपने पास, 1000 ग्राम की प्राइस कितनी है, 100 रुपए है। 1 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1000, 100/1000। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 800 ग्राम की निकालनी, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो। 800 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी, 100/1000 मल्टीप्लाई 800। ठीक है, देखो 00 और 10 से 10, मतलब कितने रुपये आ जाएगी, 80 रुपये आ जाएगी। अब देखो कोस्ट प्राइस अपने पास 80 है, सेलिंग प्राइस बेच रहा है 115 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इजिली बता दो कि देखो 5 से काट दो पहले, 5 से कितना हो गया 16×5 = 80, और 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 23। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 7 पर, और 16 और परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 16 चौक 64, 4 और 3 और 43.75% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 3x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 5 का होल स्क्वायर। देखो कई तो क्या करेंगे, देखो यहां से लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर, जिसको लगा रहा हूं मैं a² प्लस का b² माइनस का 2ab। देखो ये तो सबको पता है। अब देखो 2 तरीके हैं जिसको टाइम बचाना, वो कैसे करेगा, एक तो इसे लगाएगा कि देखो मैं 9 स्क्वायर कर दिया प्लस 25 कर दिया, इस टाइप से करेगा, तो उसका तो क्या हो जाएगा, लेंथी पड़ जाएगा। तो मैं से बोल रहा हूँ, इसको आप ए बोल रहे हो, इसको आप बी बोल रहे हो। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ये कैसे दे रखा है कि a + b का होल स्क्वायर है प्लस है a - b का होल स्क्वायर है। जिसको ये फॉर्मूला अच्छे से आता है वो इजीली कर लेगा एक स्टेप में। कैसे करेगा, देखो इसका तो मुझे पता है क्या होगा, a² + b² प्लस 2ab, और इसका रिजल्ट क्या होगा, a² माइनस का a² प्लस b² माइनस का 2ab। देखो ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 2a² और 2b², दोनों में 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अब यहाँ से आप इजीली सोच सकते हो, तो मुझे a² बचेगा b² बचेगा, यहाँ पर a² बचेगा b², बाकी कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले एक स्टेप में ये लिखता। अब मुझे बताओ ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, मतलब इसका स्क्वायर करना है मुझे 3 का स्क्वायर, तो 9x² हो जाएगा, बी का करना मतलब 25। तो मेरे पास ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ देखो, ये बेसिक से करना है अपन को। कैसे करेंगे, आपको जो एसआई होता है उसका फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर रेट निकालनी है। तो देखो जब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करते हैं तो मेरे पास कितना आता है, ब्याज आता है। तो यहाँ पर टोटल ब्याज दे रखा है, तो पहले अपन 3 वर्ष के लिए इतना प्रिंसिपल दे रखा है, उसके लिए अपन रेट मान के क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, फिर इसका ब्याज निकालेंगे और दोनों को किसके बराबर कर देंगे, तीनों को इसके बराबर कर देंगे। तो मैं बोलूंगा देखो प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा प्लस यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 650
और 5 वर्षों के लिए रेट आर है। यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा प्लस 1250, टाइम कितना है 7, और रेट हो जाएगी यार यहाँ से आर। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, टोटल ब्याज अपन को दे रहा है क्वेश्चन में 1620, तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा 1620 के। अब इसको सोल्व करो, देखो कितना हो गया, देखो 15 15 हो जाएगा, देखो 10 से 10, 5 से कट जाएगा 13 टाइम, 5 से कट जाएगा 2 टाइम, तो कितना हो गया 13 पंजे 65 आर बाई 2। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, देखो 5 से काटोगे कितना हो गया 25 संते 1 से हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया 5 से 10, 25 संते कितना हो गया 175, 175 आर बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 1620। ठीक है। अब देखो यहाँ से दो एलसीएम ले लोगे, देखो आप एक स्टेप में सोल्व भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये स्टेप लिखी है, आप यहाँ से पहले डायरेक्ट एलसीएम ले लेते। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 30 आर, यहाँ से कितना हो गया 65 बाई आर, यहाँ से कितना हो गया 175 बाई आर बाई 1620। अब इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 270 आर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 1620। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से लास्ट डिजिट 6000 है ना, 7 को 42 करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 पूरी बार टला जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 12%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पूरे जो अपने 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 तो आएंगे ही आएंगे बेसिक से करने वाले, तो बेसिक तो आपको जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब उस टाइम देखो मैंने क्या बताया था, परिमाप वाला नहीं बताया था, क्या बताया था मैंने, क्षेत्रफल का बताया था। क्षेत्रफल में क्या करते हैं, एरिया वाले में क्या करते हैं, अपन उसका रूट ले लेते हैं। अब जो परिमाप वाला उसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे ये दे रखा है, क्या 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 दे रखा है, एबीसी का परिमाप, आपने एबीसी का परिमाप लिख लिया, डिवाइड करो, डीईएफ का परिमाप दे रखा है 12। अब निकालना क्या, आप ए बी, मतलब ए बी क्या दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है, और डी ए दे रखा है, मतलब आपने ए बी लिखा ऊपर, और नीचे क्या लिखो डी, डी कितना हो गया 6, बस इसको ऐसे लिखना है एजीटीज। बस एरिया वाले में चेंज करना है, उसको क्या करना है स्क्वायर रूट करना होता है। देखो यहाँ से 6 से 2 टाइम हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 20 टाइम, तो जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है। अब इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपात बताओ। अब देखो इसमें एचसीएम में जो रेशियो वाला वो मिक्स कर दिया, मुझे तो बता दो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ही होता है। यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है 12, एचसीएफ कितना दे रखा है 2, तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आ गया मेरे पास 24, कितना आ जाएगा यहाँ से ए बी का प्रोडक्ट 24 आ जाएगा। और मुझे पता है मध्य अनुपाती निकालते हैं अपन, जब भी मध्य अनुपाती निकालते हैं, मान लो कि ए और बी है, इनका मध्य अनुपाती कितना हो गया रूट ए बी तो होता है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालना, मध्य अनुपाती निकालना मतलब रूट ए बी लेना है, तो इधर इधर भी क्या ले लूंगा रूट ले लूंगा, लेकिन 24 तो आंसर दिख नहीं रहा, तो यहाँ से क्या करूंगा इसको तोड़ूंगा मैं, 6 × 4 में तोड़ूंगा, तो 4 का तो कितना होता है मेरे पास 2, और रूट 6 ले दूंगा, तो 2 रूट 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता संपाति होती क्या है, तो आप सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो संपाति होने की कंडीशन देखो, जब अगर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y इक्वल टू आपको दे रखा c1, और एक दे रखा a2x प्लस b2y इक्वल टू दे रखा c2, संपाति होगी कब, संपाति कब होगी, जब क्या होगी, जब a1 बराबर a2 होगा, जब b1 बराबर b2 होगा, और जब c1 बराबर क्या होगा C2 होगा। संपाति मतलब जैसे ये लाइन है और इसके ऊपर ही क्या आ जाएगी एक दूसरी लाइन आ जाएगी, उसको बोलते हैं संपाति। तो यहां से मुझे बता दो, A1 अपॉन ये A1 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2। तो A1 अपॉन A2 करता हूं मैं, तो 6/8 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, B1 अपॉन B2 करूंगा तो कितना हो गया 9/A हो जाएगा। ठीक है, और C1 अपॉन C2 करूंगा तो 15/B हो जाएगा। अब देखो a माइनस बी निकालना है, तो सबसे पहले यहां से अपन दोनों से क्या निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो 2 से काटूंगा देखो 3 टाइम, और 2 से काटूंगा 4 टाइम, 3 से कितना हो जाएगा यहाँ से 3 टाइम, तो a का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, a का मान 12 आ जाएगा ना। तो a का मान 12 आ जाएगा, तो मैंने a का मान 12 रख दिया, 15/b रख दिया। अब देखो 3 से काटूंगा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से कितना हो गया 15 टाइम, तो b का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 चौके 20, b का मान कितना आ जाएगा 5 चौके 20। अब मुझे क्या निकालना है a माइनस बी, तो a मेरे पास कितना है 12, b कितना है मेरे पास 20, तो कितना आएगा 12 में से माइनस का 20 गया तो कितना हो गया माइनस का 8। ये होगा a माइनस बी, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है एकदम इजी है, इसलिए ये क्वेश्चन की मैंने इसलिए रखा है कि लैंग्वेज देख के स्किप मत किया करो, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लिया करो, इसमें देख क्या रखा है अपन को आता भी है कि नहीं आता, आते आते क्वेश्चन अपन छोड़ देते हैं। देखो रक्षित, अजय और सतीश 3 लोग हैं, सफाई कर्मचारी है। रक्षित को अकेले नाली साफ करने में 20 घंटे लगते हैं, जबकि अजय को अकेले करने में 12 घंटे लगते हैं। अगर तीनों साथ करते हैं तो 5 घंटे लगते हैं। सतीश अकेले कितने घंटे में पूरा करेगा। देखो जो रक्षित को मैं लिखता हूँ आर, इसको लगता है 20 घंटे, ठीक है, और जो अजय है उसको लगते हैं 12 घंटे,
अजय कितना लगता है 12 घंटे, लिख दिया। अब देखो तीनों मिलते हैं, मतलब रक्षित, अजय एंड सतीश तीनों मिलते हैं तो इनको लगते हैं 5 घंटे। अब सबसे पहले काम क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम नहीं ले सकते इनका, इजी है, 60 है। देखो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 12×5 = 60 और 5 से कितना हो गया 12। देखो मुझे रक्षित की जो एफिशिएंसी वो पता कितना, कितने से कार्य करेगा, 3 से करेगा। एक की कितनी है मेरे पास 5 है, 5 और 3 8 हो गया, मुझे टोटल 12 बनाना है। तो जो सतीश की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 हो जाएगी। अब ये पूछा सतीश अकेले कितने घंटे में कार्य कर सकता है, तो सतीश का निकालना है। टोटल वर्क 60 है, सतीश की एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में अपन ये टॉप 30 क्वेश्चन देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इसी तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।